विद्यार्थियों, जीवद्रव्य के पहले वीडियो में हमने जीवद्रव्य की परिभाषा, उसके भौतिक गुण और उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कोलाइडिस सिद्धांत, जो सबसे मान्य सिद्धांत है, उसके बारे में अंतिम रूप से समझा था। आज हम इस सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जीवद्रव्य है उसको हमने जीवन का भौतिक आधार कहा है। कि हम कह रहे हैं कि जीवद्रव्य में जीवन की बहुत सारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। तो जीवद्रव्य के जैविक लक्षण कौन कौन से हैं? तो किस आधार पर हम ये कहें कि जीवद्रव्य एक जीवित पदार्थ होता है? तो ये कुछ प्रमुख लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं। एक, जो सजीव होगा उसमें क्या पाया जाएगा? उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाएगा, उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो ताप है या किसी रासायनिक पदार्थ है या प्रकाश है, इसके प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। तो ये हमारे जीवद्रव्य के अंदर पाया जाता है। जीवद्रव्य में सेवनशीलता का गुण पाया जाता है। सेवनशीलता का गुण अर्थात ये पदार्थों का सेवन कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर गुण पाया जाता है कि जैसे ये एक प्रक्रिया अपन पढ़ेंगे साइक्लोसिस, और एक ब्राउनियन गति, अमीबीय गति। जीवद्रव्य में ये कुछ प्रमुख गतियाँ पाई जाती है जो इसके सजीवता के लक्षण को प्रकट करते हैं। तो साइक्लोसिस, ब्राउनियन गति, अमीबीय गति इसके अंदर पाई जाती है। ये जो जीवद्रव्य है ये क्या करता है? किसी बाहरी स्रोत से पोषण ग्रहण कर सकता है। तो इसमें पोषण ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो पोषण करने की क्षमता है, तो ये इसका एक जैविक लक्षण माना जाता है। इसमें बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। वो जैव रासायनिक क्रियाएं दो तरह की होती है, जिनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इनको हम कहेंगे उपापचयी क्रियाएं। क्या कह देंगे? उपापचयी क्रियाएं। जो एक जीव के शरीर में जितनी भी क्रियाएं चलती हैं उनको उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह की होती है जीव के अंदर, जिनको एक को तो अपन कहते हैं अपचयी क्रियाएं और एक होती है उपचयी क्रियाएं। ये जो अपचयी होती है इसको हम कहते हैं कैटाबोलिक। इसमें क्या होता है कि ये इसमें तो विघटनात्मक क्रिया है। ये विघटनात्मक क्रियाएं, यानी एक बड़ा पदार्थ है वो छोटे सरल पदार्थों में कन्वर्ट होता है। कोई बड़ा पदार्थ है वो छोटे छोटे सरल पदार्थों में बदल जाएगा। तो इसमें किसी बड़े पदार्थ का विघटन होता है, तो ऐसी क्रियाएं कहलाएगी अपचयन। जैसे एक हमारी श्वसन है, तो श्वसन किसका उदाहरण है? एक अपचयन का उदाहरण है, जिसमें बड़े जो ग्लूकोज अणु होते हैं वो छोटे अणुओं में कन्वर्ट होते हैं। उपचयी, जिसको हम एनाबोलिक रिएक्शंस कहते हैं। इनमें क्या होता है कि इसमें छोटे अणुओं से किसी बड़े अणु का संश्लेषण होता है। तो ये संश्लेषणात्मक क्रियाएं होती है। संश्लेषण क्रिया का मतलब है इसमें छोटे पदार्थ है वो मिलकर है किसी बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। अर्थात छोटे छोटे कई पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये एक श्वसन जैसे अपचय है, और उसी तरह से जैसे एक प्रकाश संश्लेषण है, पौधों में पाई जाने वाली प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जिसमें छोटे छोटे कई तरह के पदार्थ मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये उपचयी प्रकार की अभिक्रिया या एनाबोलिक प्रकार की अभिक्रिया हो गई। तो ये हमारे जीवद्रव्य के अंदर जो जैव रासायनिक प्रक्रिया पाई जाती है उनको उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक, और मेटाबॉलिक को फिर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दो भागों में बांटा जाता है। इसी तरह से हमारा जीवद्रव्य है वो ऑक्सीजन को लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करने की उसमें क्षमता होती है। तो ये सारे जो लक्षण है वो हमारे जीवद्रव्य के जैविक लक्षण होते हैं। जो जीव कोशिका का जीवद्रव्य है वो हम कई बार सोचते हैं कि क्या एक जगह भरा ही रहता है या वो उसमें किसी प्रकार का प्रवाह या गतियाँ पाई जाती है। तो हम ये देखते हैं कि जीवद्रव्य में
पूरा जीव द्रव्य है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, स्टेशनरी नहीं है, तो उसमें कई प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। तो हम जीव द्रव्य में पाई जाने वाली प्रवाही गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार की गतियाँ जीव द्रव्य में देखने को मिलती है। तो उसमें फर्स्ट अपन पढ़ेंगे जीव द्रव्य भ्रमण। जीव द्रव्य भ्रमण जिसको अपन कहते हैं साइक्लोसिस, जो ऊपर हमने पढ़ा था। साइक्लोसिस क्या है इसको देखो, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसमें साइटोप्लाज्म है वो प्रभाव होता है। तो इसका मतलब जीव द्रव्य भ्रमण का मतलब जीव द्रव्य घूमता रहता है। तो अर्थात जब जो साइटोप्लाज्म है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहें, वो सेल के अंदर गति करता है तो इसे साइक्लोसिस कहते हैं। जब जो साइटोप्लाज्म है, हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म का जो परिधि भाग है उसको एक्टोप्लाज्म कह रहे हैं अपन, एक्टोप्लाज्म। और जो इसका बीच का तरल पार्ट है उसको हमने कहा एंडोप्लाज्म। तो ये जो एंडोप्लाज्म है इसके अंदर आपको साइक्लोसिस की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर जो जीव द्रव्य है या जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य का एक पार्ट है, तो वो अंदर है वो स्थिर नहीं होता है, गति करता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म एक जगह ठहरा हुआ नहीं होगा, यह सेल के अंदर गति करता रहता है, ये गति करता रहता है। इसे ही हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस कहते हैं। ये देखने में आता है जैसे कुछ जो बड़ी प्लांट सेल है, जो बड़ी प्लांट सेल है उसमें देखने को मिलता है, या कुछ एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है, जैसे अमीबा वगैरह है तो उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इससे होता क्या है, इसका महत्व क्या है, आखिर इससे गति करने से होता क्या है? तो इससे ये होगा कि ऑक्सीजन व जो पोषक है वो सभी भागों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इस कारण से ये होगा। बात ये आती है कि साइटोप्लाज्मिक का कारण क्या है, इसको कौन इसको गति करवाता है? तो ये गति करवाने के लिए बल कहाँ से आएगा? तो कोशिका के अंदर जैसे कुछ मुख्यतः एक माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये जिसको अपन कहते हैं सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं। सूक्ष्म तंतु क्या करते हैं? साइटोस्केलेटन का निर्माण करते हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, उनसे एक बल पैदा होता है, बल उत्पन्न होता है, और जो क्या करता है साइटोप्लाज्म को गति करवाता है। तो इससे जो माइक्रोफिलामेंट सूक्ष्म तंतु होते हैं उसके कारण से इस तरह की ये गति पाई जाती है। ये जो साइक्लोसिस है, साइक्लोसिस 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब इसमें पहला देखिए, ये साइक्लोसिस 2 टाइप का है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये अगर एक कोई बड़ी रिक्तिका है और उसके चारों ओर घूम रहा है तो हम कहते हैं घूर्णन या रोटेशन। जैसे मान लीजिए इसमें होगा क्या कि एक कोशिका है, इसमें एक बड़ी रिक्तिका है, और इस बड़ी रिक्तिका के केवल एक ही दिशा के अंदर चारों ओर जीव द्रव्य है वो भ्रमण कर रहा है या घूम रहा है। तो ये घूर्णन हो गया, रोटेशन हो गया। तो रोटेशन है, घूर्णन क्या होता है कि जब पूरा का पूरा जीव द्रव्य एक बड़ी रिक्तिका के चारों ओर एक ही दिशा में गति करता है। जब पूरा जीव द्रव्य केवल एक ही दिशा में गति करेगा तो इसे हम घूर्णन या रोटेशन कहेंगे। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है?
तो एक एक शैवाल है कारा उसके अंदर देखने को मिलेगा। एक जल निमग्न शैवाल है जिसका नाम है हाइड्रिला, और एक वेलिसनेरिया वेलिसनेरिया। तो कारा, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया जैसे प्लांट्स के अंदर जो जल में डूबे हुए रहते हैं उनमें एक घूर्णन देखने को मिलता है उनके जीव द्रव्य में। मतलब एक ही रिक्तिका होती है बड़ी, और उसके चारों ओर पूरा का पूरा जीव द्रव्य है वो घूर्णन गति करता है, तो इसको रोटेशन कहते हैं। दूसरा इसका है जिसको अपन सर्कुलेशन या परिसंचरण कहेंगे। सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन तो हम जानते हैं कि जैसे परि का मतलब चारों ओर, संचरण यानी घूमना, तो चारों ओर घूमता रहता है। तो इसका एक होता क्या है कि इसके अंदर जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट की सेल है, उसमें बहुत सारी रिक्तिकाएँ हैं, तो किसी रिक्तिका के तो इस तरह से घूमता है, किसी रिक्तिका के इस तरह से घूमता है, यानी कोई एक निश्चित दिशा के अंदर नहीं घूमता है, अलग अलग दिशाओं के अंदर ये घूमता है। तो इसमें परिसंचरण में हो जाएगा कि जब सेल में एक से ज़्यादा रिक्तिकाएँ हो तो जीवद्रव्य प्रत्येक रिक्तिका के चारों ओर अलग अलग दिशाओं में गति करता है, अलग अलग दिशाओं में गति करता है। तो इसे हम क्या कह देंगे? सर्कुलेशन कह देंगे। तो हम इसको सर्कुलेशन कहेंगे। इस प्रकार के सर्कुलेशन के भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कुछ पौधों में ये देखने को मिलता है कि सर्कुलेशन, तो इसके उदाहरण भी कुछ जगह पर देखने को मिलता है। जैसे एक प्लांट है रोइया डिसकलर। रोइया डिसकलर की जो पत्ती होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। इसको आप सर्च करके इसके प्लांट को देख देते हैं। एक ट्रेडेंसकेंसिया, इसको आप सर्च करके देखो, छोटा सा प्लांट है ये। इसके जो पुंकेसरी रोम होते हैं, उन पुंकेसरी रोमों के अंदर ये देखने को मिलती है। एक जो ककड़ी वाला कुल है कुक्करबिटेसी जो कुल है, इसको अपन ककड़ी कुल भी बोलते हैं, ककड़ी वाला कुल, उसके ककड़ी कुल के तने के रोमों में भी ये दिखाई देता है। तो तने के रोमों में भी ये साइक्लोसिस की पाई जाती है, अर्थात सर्कुलेशन पाया जाता है। सेकंड टाइप की गति अपन देखते हैं अमीबीय गति। इसको अपन कहते हैं अमीबोइड मूवमेंट। तो अमीबीय गति में होता क्या है कि इसमें हमने कहा कि एक जीवद्रव्य के दो रूप होते हैं। जीवद्रव्य के हमने दो रूप पढ़े थे। एक तो हमने कहा था कि सोल व जेल दो रूप होते हैं, दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। तो इनके अंतः परिवर्तन के कारण, ये सोल और जो जेल है, इनके अंतः परिवर्तन के कारण जीवद्रव्य विसर्पी, या जिसको अपन बोलते हैं क्रीपिंग गति करता है। मतलब जैसे सोल जब जेल में कन्वर्ट होगा, ये जेल सोल में कन्वर्ट होगा, तो जीवद्रव्य के अंदर एक विसर्पी या क्रीपिंग मूवमेंट लगेगी, जिससे क्या होगा कि कूटपादों का निर्माण हो जाएगा। कूटपादों का निर्माण होता है जैसे अमीबा के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये होगा तो इसमें इस तरह के कूटपाद का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से होगा तो जैसे कूटपाद बन गया इसके अंदर, तो कूटपादों का निर्माण है वो अमीबी जीवद्रव्य की अमीबी गति के कारण होता है। इसके अलावा इसमें जैसे एक एग्जाम्पल और है कि जैसे एक स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। इस शैवाल के अंदर कुछ युग्मकों की गति पाई जाती है। युग्मकों में गति, वो भी अमीबीय गति के कारण, जीवद्रव्य की अमीबीय गति के कारण होता है। और कुछ स्लाइम मोल्ड कवक होते हैं, तो उनमें भी
इस प्रकार की गति देखने को जीवद्रव्य में इस प्रकार की गति देखने को मिलती है। तो अमीबी गति अमीबा में देखने को मिलती है, जिसमें कूटपदों का निर्माण होता है। स्पायरोगायरा में देखने को मिलती है और स्लाइम मोड में देखने को मिलती है। और तीसरी लास्ट अपन गति पढ़ते हैं ब्राउनियन गति, जीवद्रव्य की होने वाली ब्राउनियन गति। ये नाम से स्पष्ट है। एक साइंटिस्ट हुआ था ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की, इस कारण इसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति। तो ये ब्राउनियन गति है वो कोलाइडी विलयन के कारण होती है। तो इसमें क्या होता है कि जीवद्रव्य जो है, जीवद्रव्य के कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कण जो जीवद्रव्य कोलोइडी विलयन है, तो उसमें कोलोइडी कण जो परिक्षेपण माध्यम है उस परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराकर टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। मतलब एक जैसे ये परिक्षेपण माध्यम हो गया यार, इसमें ये इसके परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हो गए, तो ये इन दो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के कण आपस में टकराएंगे और इस तरह से जिगजैग गति करेंगे। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब हो गया जिगजैग गति, तो ये टेढ़ी मेढ़ी गति होगी, तो इसे हम कहते हैं ब्राउनियन गति। तो हमारे जीवद्रव्य में ब्राउनियन गति भी पाई जाती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन। इसको कहते हैं हम केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जीवद्रव्य की अपन बात करें तो जीवद्रव्य है वो मुख्य रूप से कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से बना जटिल एक मिश्रण है। तो इसमें है क्या कि अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा होता है पानी, लगभग 88 से 90% इसके अंदर पानी पाया जाता है। और कुछ इसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, इसमें कार्बनिक पदार्थों में सबसे ज़्यादा इसके अंदर पाई जाती है प्रोटीन, फिर इसके अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ इसके अंदर पाई जाती है लिपिड्स। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है कार्बनिक पदार्थों में। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मात्रा में जैसे आरएनए वगैरह भी पाए जा सकते हैं इसके अंदर, जैसे आरएनए पाया जाता है और आरएनए की मात्रा इसमें डीएनए से ज़्यादा पाई जाएगी। कुछ इसके अंदर खनिज लवण पाए जाएंगे, तो वो खनिज लवण होंगे। अब जो है कार्बनिक पदार्थ होंगे, खनिज लवण पाए जाएंगे इसके अंदर। अब इसमें जैसे जो तत्व होते हैं जिसको अपन कहें या एक खनिज लवण या अकार्बनिक पदार्थ, तो उनमें से सबसे ज़्यादा तो होता है ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर नाइट्रोजन पाया जाता है, कुछ कैल्शियम होता है, कुछ फास्फोरस होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाने वाला जो तत्व है वो कौन है, ऑक्सीजन है। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है वो प्रोटीन है। इस तरह से इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसमें अगर अपन देखें तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात लगभग 1:9 होता है। तो जहाँ पर 1 कार्बनिक होता है वहाँ पर 9 अकार्बनिक का ये पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अंदर जो जलीय पादप होते हैं, उन जलीय पादपों में लगभग 95% तक पानी होता है।
इसी तरह से हमारी जो भ्रूणीय कोशिकाएं होती है, भ्रूणीय सेल है, उसके अंदर लगभग 90 से 95% तक पानी होता है भ्रूणीय सेल के अंदर। और जो सुषुप्त बीज रहते हैं, जो कई दिनों तक अंकुरित नहीं होते हैं, उनमें ये जो सुषुप्त बीजों में है वो लगभग 10 से 15% पानी पाया जाता है, यानी उनके अंदर या इससे भी कम होता है। तो उनमें और भी ज़्यादा कम पाया जाता है। जितने शुष्क बीज होंगे उनमें पानी की मात्रा बहुत ही कम पाई जाएगी। तो इसके ये मुख्य रूप से इसके जो रासायनिक पदार्थ हो गए, जिसमें अपन इतना याद कर सकते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना हुआ है। सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ है वो प्रोटीन पाई जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। या 4 अपने याद कर सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इस तरह से आप एक चारों का इनका क्रम याद कर सकते हो। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं 4 इसके अंदर। तो 4 आप याद रखें। इनका अनुपात 1:9 होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का। कुछ अपने बात कर लेते हैं कि अगर अपन एक सेल देखें, तो जैसे ये एक कोशिका है और ये एक दूसरी कोशिका है, तो इसके बीच में द्रव भरा हुआ है। तो कोशिका के जो अंदर है, यानी सेल के अंदर सर्वाधिक जो सामान्य आयन होता है वो होता है K+ कोशिका के अंदर। लेकिन कोशिका के बाहर, जिसको अपन कहें कि बाह्य कोशिकीय द्रव्य में, बाह्य कोशिकीय द्रव्य एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है, इसी में जो सर्वाधिक सामान्य जो आयन होता है वो पाया जाता है सोडियम। तो बाह्य कोशिकीय द्रव्य में तो मुख्य रूप से पाया जाएगा सोडियम, और कोशिका के अंदर सर्वाधिक सामान्य जो तत्व होगा वो होगा पोटेशियम। तो ये पोटेशियम और सोडियम इस तरह से बाह्य कोशिकीय पदार्थ से अंदर की तरफ आते जाते रहते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, परासरण सांद्रता को बनाए रखते हैं। तो सेल की जो परासरणी सांद्रता है उसको बनाने वाले या परासरणी सांद्रता को बनाए रखने वाले तत्व वो कौन से हैं, वो एक तो सोडियम है और एक पोटेशियम है। ये दोनों कोशिका की परासरणी सांद्रता को बनाए रखते हैं। तो इस तरह से ये सोडियम और पोटेशियम अपना काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हम ने विभिन्न प्रकार की जो जीवद्रव्य की गतियाँ देखी थी। देखी कि हमने जीवद्रव्य है वो एक जगह नहीं रहता है, गति करता रहता है, ताकि पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन है सब कोशिका के सभी भागों तक पहुंच सके। और हमने इसका रासायनिक संगठन देखा है। इसके पश्चात हम एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ निर्जीव पदार्थों की बात करेंगे।